नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम सीधे चल सकते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची हैं। कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई, लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपके इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तमाम जिलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों को कि किसको वोट देना चाहिए। कहीं पे बम फूट रही है, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? और क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा? इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, वे इसीलिए कर रही है क्योंकि यह पूरी तरह से नाकाम रही है। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम खत्म थी। आज प्रमाण पत्र मिल रहे हैं उनको अपने ही प्रधानमंत्री से। तो इस तरह से लोकतंत्र पर जो वार हो रहा है, जो संविधान पर वार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आप सब जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है इनके राज्य में, पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। लेकिन अब इस स्तर पर गिर गया है। प्रशासन, पुलिस, हर चीज का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से खत्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। इतना कहना चाह रही थी मैं आपको। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आज मैं सिर्फ इस पे बात करूंगी। अभी मैं 1-2 दिन के लिए यहाँ हूँ तो काफी समय होगा, दूसरे मुद्दों पर तब बात करेंगे। अभी फिलहाल तो लखनऊ का है जी। देखिए, या तो उनको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है इस प्रदेश में। अगर महिला सुरक्षा पर योगी जी और उनके प्रशासन को वो प्रशंसा कर सकते हैं तो आप महिला हैं, आप जानती हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। हम सब ने देखा है कि क्या हो रहा है। कितनी बार हम यहाँ आए हैं, हमने प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि महिला इस प्रदेश में पूरी तरह से असुरक्षित है। उसके लिए क्या किया है इस सरकार ने? मैम, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पंजाब की बात अब यहाँ मत करिए। धन्यवाद 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 जी। अभी मैंने बताया कि मुद्दा यही था कि लोकतंत्र पर वार हो रहा है, संविधान को नष्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है और सरकार खुद कोशिश कर रही है। और उनके पीछे मोदी जी का हाथ है, जो आकर यहाँ पे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए, जबकि पंचायत चुनाव में पूरी तरह से हिंसा इन्होंने फैलाई है और अराजकता होने दी है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा को, कांग्रेस महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश के अपने 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची हैं। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाया कि आखिर उन्होंने वहां आकर उन्हें क्लीन चिट क्यों दी है, क्यों उनकी तारीफ कर रहे हैं। पंजाब के बारे में भी उनसे पूछा गया था, लेकिन पंजाब के बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब हम दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। कुर्सी पर लटकती तलवार के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा दिल्ली पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 6:45 बजे येडियुरप्पा की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से होगी और पीएम के साथ येडियुरप्पा की आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसमें यह माना जा रहा है कि कर्नाटक में जिस तरह से असंतुष्ट बीजेपी नेता येदियुरप्पा के खिलाफ लामबद्ध है,
उसके बाद उनकी कुर्सी पर भी संकट मंडरा रहा है। बल्कि अब तो उनके उत्तराधिकारियों को नामों को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई। आपको बताएं कि वो अपने बेटे के साथ आज एक चार्टर प्लेन के जरिए बेंगलुरु से दिल्ली आए हैं और इसीलिए बेंगलुरु में अचानक सुगबुगाहट तेज हो गई कि क्या येडियुरप्पा को हटाया जा सकता है। हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ उनके निहाल के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं येडियुरप्पा ने आज कर्नाटक भवन क्या कहा है दिल्ली पहुंचने के बाद कर्नाटक भवन में। Discuss with the development of the Karnataka. Sir, what are Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry? 3 states are opposing Meghalaya dam issue. So what Karnataka government will? Beginning they are opposing. For that I am not bothered. We have got every right to start to that Meghalaya program, and we already discussed. हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। निहाल, अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी से मुलाकात होगी बीएस येडियुरप्पा की। माना जा रहा है कि यह मुलाकात काफी अहम होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 2-3 महीनों से कर्नाटक में बीजेपी के अपने ही लोग येडियुरप्पा को हटाने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जितना दबाव उन पर है येडियुरप्पा पर, जब वो बात कर रहे थे आज कर्नाटक भवन में, वो वहां पर भी साफ तौर पर दिख रहा था। और येडियुरप्पा अपने बेटे के साथ वहां गए हैं, उस बेटे के साथ जिन पर लगातार आरोप लगता रहा है कि वो येडियुरप्पा की आड़ में सरकार चला रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में हस्तक्षेप करते हैं, चाहे कोई सा भी विभाग हो। और यहां जो असंतोष येडियुरप्पा के खिलाफ अभी बढ़ा है, उसकी सबसे बड़ी वजह उनके जो बेटे हैं विजेंद्रा, उनको बताया जा रहा है, जो कि प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष भी हैं और हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई थी। कहते हैं कि येडियुरप्पा की ढलती उम्र की वजह से उनका जो विरोधी खेमा है वो काफी सक्रिय हो गया। लेकिन आप अखिलेश जी बहुत लंबे समय से बीजेपी बीट कवर करते रहे हैं और आपने पहले भी देखा है कि जब कभी भी येडियुरप्पा शक्तिशाली हुए हैं तो उनके खिलाफ एक बड़ा सा खेमा खड़ा होता था और जो हमेशा उनकी कुर्सी को डगमगाने की कोशिश करता था। कई बार उनको हटाया भी गया, एक बार उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा, उसके अलावा कई बार यहाँ पर विरोध का भी येडियुरप्पा को सामना करना पड़ा। तो ये प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन अब उनकी जो उम्र है वो सबसे बड़ी बाधा यहां पर है। लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इसलिए यहां पर हिचकिचा रहा है कि अगर येडियुरप्पा को हटा दिया गया तो आखिर उनकी जगह कौन लेगा। और दूसरी बात यह है कि उतना कोई भी सशक्त नेता यहां पर बीजेपी के पास नहीं है जिसको येडियुरप्पा का उत्तराधिकारी बनाया जा सके। तो यहां पर जो इंटरनल असेसमेंट है जो हमें बताया गया है, उसके मुताबिक अगर येडियुरप्पा को हटाया जाता है तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी की सरकार है उस पर काफी, जो नया मुख्यमंत्री होगा उस पर संकट गहरा सकता है। और संकट इतना ज्यादा गहरा सकता है कि शायद सरकार ज्यादा दिन तक न चले। ये बीजेपी का जो अंदरूनी असेसमेंट है वो भी यही कहता है। शायद इसीलिए येडियुरप्पा को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह से अपना विकल्प खुद तय करें, जैसा कि पिछली बार उन्होंने किया था, और उसके बाद बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का जो स्थानांतरण है वो हो। 2 बातें कही जा रही है, एक वो कि शोभा करंदलाजे जो उनकी काफी नजदीकी हैं, उनको जो केंद्रीय मंत्री पद मिला है, कहते हैं कि उसमें येडियुरप्पा की मर्जी से हुआ है। और दूसरी बात यह कही जा रही है कि येडियुरप्पा चाहते हैं कि उनके बेटे को भी कोई मंत्री पद यहाँ कर्नाटक में दिया जाए। तो ये सब बातें हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं यहाँ पर, लेकिन आधिकारिक तौर पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से या येडियुरप्पा की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है कि इस तरह की कोई मांग है। लेकिन बीएल संतोष जो आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं वो येडियुरप्पा के खिलाफ शुरू से रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। और आप बीएल संतोष भी दिल्ली में ही हैं, जैसा कि हमें बताया गया है। तो अब देखिए प्रधानमंत्री से जब मुलाकात होती है तो किस तरह की बातें वहां पर होती हैं। और हालात यहां पर पिछले महीने इतने खराब हो गए थे कि अरुण सिंह, जो कि बीजेपी के कर्नाटक के प्रभारी हैं, उनको यहां पर भेजा गया था और उन्होंने 3 दिनों तक यहां पर नेताओं से मंत्रणा की थी और तब भी यहां पर काफी गहमा गहमी हुई थी। तो अब देखना है कि जब प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होती है तो आखिर क्या फैसले होते हैं और क्या येडियुरप्पा बचा हुआ 2 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा कर पाएंगे या फिर उनका कोई विकल्प तलाशा जाएगा। आखिर सब कुछ आज की जो बैठक होने वाली है उसमें बहुत हद तक तय होगा। लेकिन इतना तय है कि इस बैठक के फौरन बाद न तो येडियुरप्पा इस्तीफा देने वाले हैं और न ही इस बैठक के फौरन बाद किसी नए मुख्यमंत्री का नाम यहां पर फिलहाल अनाउंस किया जाने वाला है। शुक्रिया आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि येडियुरप्पा ने यह भी कहा था कि जो भी पार्टी आलाकमान कहेगा वो वैसा ही करेंगे। अगर वो कहता है कि इस्तीफा दे दें तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जैसा निहाल कह रहे हैं कि टीना फैक्टर भी एक है जो येडियुरप्पा के फेवर में जाता है। टीना यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी येडियुरप्पा खुद ही तय करें कि उनका उत्तराधिकारी कौन हो, इसके बाद ही शायद नेतृत्व परिवर्तन को लेकर वहां कोई निर्णय हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए।
कर्नाटक के बाद चलते हैं पंजाब में, जहां कांग्रेस के भीतर भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। उससे पहले कांग्रेस पार्टी का दंगल अब भी लगातार जारी है। शुक्रवार को नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आए, यहां आकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले, जिसके बाद पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने बयान दिया कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर आखिरी फैसला नहीं हुआ है। आपको बताएं कि कल तक ये चर्चा चल रही थी कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो गए थे। हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है पंजाब को लेकर आज। जब सोनिया से मिलकर सिद्धू अंदर से बाहर निकले तो मीडिया से बिना कुछ बोले चले गए, लेकिन अंदर से छनकर बाहर आई बातों के मुताबिक उनको फिलहाल शांत रहने के लिए कहा गया है। कल उनकी कुछ विधायकों के साथ बैठक और पोस्टरबाजी आला कमान को पसंद नहीं आई। हालांकि हरीश रावत ने बाहर आकर मीडिया को बताया, पंजाब अध्यक्ष को लेकर कोई आखिर फैसला नहीं हुआ है, फैसला सोनिया गांधी को लेना है। मैं आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट को अपना नोट सबमिट करने आया था और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊंगा, आपसे बात। शब्दों को समझिए क्या कहा है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात है। साथ में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिसमें एक हिंदू कार्यकारी अध्यक्ष होगा और एक अनुसूचित जाति से अध्यक्ष होगा, जिससे कैप्टन खफा है। कैप्टन से नाराज हुए मंत्री और विधायकों के साथ मीटिंग करके नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी हाईकमान को ये संकेत तो दे दिया है कि पार्टी में उनके भी समर्थक हैं और उनके पास भी संख्या बल है। पिछले 1 महीने से पंजाब को लेकर कोई आखिरी निर्णय न होने की वजह से पूरी पंजाब कांग्रेस असमंजस में है। नेता, विधायक, मंत्री सब इस इंतजार में हैं कि कब सिद्धू बनाम अमरिंदर की लड़ाई का हल निकले और वो विधानसभा चुनाव की तैयारियां करें। पिछले 45 दिन से कांग्रेस आला कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच सुलह कराने की कोशिश में है, लेकिन वहीं पर पंजाब में दूसरी पार्टियां, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो चुनावी मैदान में कूद आए हैं, जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के नेताओं को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्योंकि अब तक प्रदेश अध्यक्ष भी बदला नहीं जा सकता है। हो सकता है रीशफल हो, कैबिनेट हो सकता है ना हो। इस बीच देखना पड़ेगा कि कोई जल्द से जल्द निर्णय हो, ताकि और देर ना की जाए और कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरे। सहयोगी पवन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर प्रियंका अगर उत्तर प्रदेश में पसीना बहा रही हैं और राहुल गांधी दिल्ली में रणनीति बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो निडर हैं उनको कांग्रेस में लाया जाए, जो आरएसएस वाले हैं उनको बाहर जाने को कहा जाए। राहुल गांधी ने कहा कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो आरएसएस की विचारधारा को मानते हैं, हमें निडर लोगों की जरूरत है। माना जा रहा है कि उनका इशारा प्रशांत किशोर की ओर है, जो कांग्रेस में आने की जिनकी बात चल रही है, और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़े दोनों ही खबरों पर चर्चा करने के लिए। पहला सवाल बाबा आपसे पंजाब के बारे में। पंजाब को लेकर के लगातार फार्मूले की बात कही जा रही थी कि फार्मूला बन गया है, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि सिद्धू को अध्यक्ष बना सकते हैं, कैप्टन नाराज हो गए। अब क्या रास्ता है आला कमान के पास? देखिए अखिलेश, पंजाब का संकट कुछ ऐसा ही है कि रोज एक फार्मूला बनता है और कहा जाता है सुलह हो गई, और उसके तुरंत बाद फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। पंजाब में फार्मूला जो है वो वही है कि सिद्धू अध्यक्ष होंगे, 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, एक संतोष चौधरी होंगी जो कि महिला हैं और दलित जाति से आती हैं, और उसके बाद एक विजेंद्र सिंगला होंगे। अब दिक्कत ये है कि इस फार्मूले को लेकर के कैप्टन ने ऐतराज जताया है। अब खबर आ रही है कि कैप्टन जल्दी ही कैबिनेट रिशफल करेंगे और हिंदू और दलित को उसमें शामिल करेंगे। लेकिन ये झगड़ा कब तक चलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कब दोनों को मना लिया जाए। आज जो सिद्धू की मीटिंग हुई उसमें जो खबर ये है कि सिद्धू को बुला करके आलाकमान ने कहा कि आपने जो कल किया, कल जिस ढंग से एक तरह से जश्न मनाने की सिद्धू ने कोशिश की है, जो तस्वीरें चल रही है, जो ये जो पोस्टरबाजी हुई है, उसके बाद सिद्धू ने जिस ढंग से अपने विधायकों के साथ मीटिंग की, ये कांग्रेस आलाकमान को नागवार गुजरा है। और सिद्धू को कहा गया है कि गुरु, उन्हीं के शब्दों में कहूं तो गुरु अभी ताली मत ठोको, अभी थोड़ा संयम बरतो। ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए हमारे साथ। हम राहुल गांधी को सुन लेते हैं जो उन्होंने बात कही है आरएसएस के लोग जो कांग्रेस में वो पार्टी छोड़कर चले जाएं। राहुल गांधी को सुन लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं।
उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। तो संक्षेप में बाबा आप क्या समझ रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, आने वालों की तो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको बता दूं कि ये तय हो गया कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और उनको महासचिव बनाया जाएगा प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और अलायंस के लिए वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होंगे। इन चीज़ों के लिए कांग्रेस में शामिल होंगे। और जिनके बारे में एक नाम आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का लिया, जितिन प्रसाद का ले लें, चाहे हाल के दिनों में जो लोग छोड़ के गए हैं उनके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं। शुक्रिया आपका मनोरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हम देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है। अदालत ने यूपी सरकार को कहा कि सोमवार तक इस पर विचार करे। यूपी में सालाना कांवड़ यात्रा पर संकट के बादल छा गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सीधे चेतावनी दे दी है। अदालत ने कहा है कि यूपी में यात्रा नहीं हो सकती, 100% नहीं। देश के नागरिकों की सेहत और जीने का अधिकार सर्वोपरि है। अन्य सभी भावनाएं, चाहे वे धार्मिक हों, इस मौलिक अधिकार के अधीन हैं। हम सरकार को यात्रा पर पुनर्विचार करने का एक और अवसर देते हैं, वरना हम आदेश जारी करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए कांवड़ यात्रा पर यूपी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जबकि उत्तराखंड ने इस पर रोक लगा दी थी। केंद्र ने अदालत में कहा कि हम यात्रा का विरोध नहीं करते, ये सदियों पुराना रिवाज है। धार्मिक भावनाओं को देखते हुए राज्यों को कुछ जगहों पर टैंकरों में गंगा जल उपलब्ध कराना चाहिए। यूपी ने कहा कि पूरी तरह से प्रतिबंध अनुचित होगा, प्रतीकात्मक यात्रा की इजाजत हो। दरअसल हर साल लाखों भक्त हरिद्वार जाते हैं और गंगा जल लेकर अपने इलाकों में भगवान शिव की पूजा करने के लिए लौटते हैं। कोरोना को देखते हुए उत्तराखंड ने इस साल कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। इस वर्ष कांवड़ मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है और हमें राज्य सरकार के इस निर्णय को लागू कराना है। इसके बावजूद भी अगर लोग आते हैं तो हम बहुत कठोर कदम उठाएंगे और एनफोर्समेंट की तगड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने अपने राज्य पुलिस एवं पीएसी के अलावा आरएएफ की मांग की है। इस बीच हरिद्वार प्रशासन ने यात्रा टालने की स्थिति में पड़ोसी राज्यों को गंगा जल की डिलीवरी की पेशकश की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कड़े रुख से साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं देगा। ऐसे में यूपी सरकार के सामने विकल्प नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या प्रस्ताव पेश करती है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में करीब करीब पूरी तरह से अनलॉक किया जा चुका है, लेकिन दिल्ली के बाजारों में लॉकडाउन का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली में अब तक दर्जन भर से भी ज्यादा बाजार बंद कराए जा चुके हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 का कनॉट प्लेस माना जाने वाला मशहूर डीसी चौक मार्केट वीरान पड़ा है। दुकानों पर ताले हैं। गुरुवार को प्रशासन ने ज्यादा भीड़ होने और लोगों के मास्क ना पहनने के आरोप में मार्केट को 19 जुलाई तक बंद करने के आदेश दे दिए। दुकानदार फैसले को गलत बताकर विरोध कर रहे हैं, जबकि खरीदार भी परेशान हैं। इस मार्केट का आप विजन एक बार लेके देखो, कैमरा घुमा के देखो, आपको पता लगेगा इससे ज़्यादा खुली मार्केट पूरी दिल्ली में नहीं है। और यहाँ ये मार्केट की एस्टेब्लिशमेंट भी पिछले 5 से 7 साल पुरानी है, जो कि यहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं है। और फिर भी इस मार्केट को बंद किया गया, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे साथ भी कई पेट जुड़े हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे स्टाफ के बच्चे हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर दी गई है। सर हम खुद भी प्रॉपर मास्क लगाते हैं और कस्टमर का भी पूरा ध्यान रखते हैं
मास्क लगाने के लिए, और ऐसी सिचुएशन यहाँ भीड़ वाली नहीं बनती कभी कि मार्केट को बंद करना पड़े। आपने भीड़ भाड़ देखी यहाँ पर होती, लोग आगे होती, कोई कुछ नहीं होता। हम सामने सोसाइटी से आते सामान लेने, खुला होता है। अच्छा, अब ये है, अब हमें दूसरी मार्केट जाना पड़ेगा जो छोटी है, वहाँ भीड़ भाड़ होता है। हम दूसरी मार्केट में कुछ भी सामान लेने जाएंगे, हाँ। वो इससे मतलब ये लगा लो बहुत ही छोटी है मार्केट। अच्छा, वहाँ पर हम सामान लेने जाएंगे, वहाँ पर भीड़ होगी, वहाँ पर कोरोना को खुद ही दावत दे रही है गवर्नमेंट। रोहिणी के ही सेक्टर 17 मार्केट को भी इसी तरह 19 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली में अब तक दर्जन भर से ज्यादा बाजारों को बंद किया जा चुका है, जिनमें लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट और सदर बाजार के कई मार्केट हैं। लक्ष्मीनगर मेन मार्केट और करोल बाग के गफार मार्केट को भी भीड़ की सजा मिली। हालांकि ट्रेडर्स एसोसिएशन से बातचीत के बाद बाजार खुल भी रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कोरोना नियमों का पालन करवाना पुलिस और प्रशासन का काम है, जबकि दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया है, जो कि गलत है। मार्केट में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन कराने की जिम्मेदारी व्यापारियों की ना होकर दिल्ली पुलिस, एमसीडी और जिला प्रशासन की हो, क्योंकि व्यापारी या दुकानदार अपनी दुकान में, गोदाम में या उसके आसपास जो प्रेमिसिस है वहां तो कोरोना संबंधी नियमों का पालन कर सकता है या करा सकता है, लेकिन बाहर सड़क पे या सार्वजनिक जगह पर अगर भीड़ इकट्ठी होती है या कोरोना नियमों का उल्लंघन होता है, उसको पालन कराने की जिम्मेदारी व्यापारियों की या मार्केट एसोसिएशन की नहीं होनी चाहिए। कड़ा संदेश देने के नाम पर दिल्ली के अंदर एक के बाद एक बाजार बंद हो रहे हैं। ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर किसी बाजार में भीड़ भाड़ हो रही है या लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो क्या सारी जिम्मेदारी केवल मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन की होनी चाहिए? क्या पुलिस और प्रशासन की केवल यही जिम्मेदारी है कि वो सीधा बाजार बंद करवा दें, या फिर कोशिश करें कि बाजार भी खुले रहें और लोगों से भी कोरोना नियमों का पालन करवाया जाए? दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में एक बार फिर से जल भरा हुआ। रात भर लगातार हुई बारिश के बाद शुक्रवार सुबह शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। नतीजा यह रहा कि सभी सबवे बंद करने पड़े, लेकिन 10 बजे के बाद बारिश रुकी। शहर ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। मुंबई में शुक्रवार की सुबह भारी बारिश से हुई। रात भर जारी लगातार बारिश से सुबह शहर के निचले इलाकों में इस कदर पानी भर गया था कि गोरेगांव हाईवे पर भी कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोकनी पड़ी। चूना भट्टी में पटरी पर पानी भर गया। नतीजा कुछ देर के लिए मध्य और हार्बर रेलवे की लोकल पर भी ब्रेक लगा। मुंबई के निचले इलाके सायन, किंग सर्कल, दादर हिंदमाता, चेंबूर, कुर्ला, अंधेरी, मालाड, सबवे सब पानी से लबालब भर गए। यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं पानी निकासी के, मोटर पंप लगाए गए हैं, वो भी फिलहाल यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई क्योंकि काम नहीं कर पा रहा था। कुछ अलग से टंकी बनाई गई जहाँ से पानी निकाल कर स्टोर किया जाता है ताकि पानी सड़क पर ना आए, लेकिन वो सब इंतजाम यहाँ पर फेल हो गए थे। और जो नाला है मुझे बता रहे हैं, वो नाला भी इस तरह से भर चुका है, यानी कि पानी इतनी भरा बरसा कि जो नाला, सड़कें सभी जलमग्न हुए, तो पानी निकासी की पूरी व्यवस्था ही एकदम से ठप हो गई। बीएमसी ने काम किया है, नाला सफाई हुई है, थोड़ा चौड़ा ज़रूर किया है, लेकिन फिर भी जो है ये प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। पूरा घुटने तक पानी भर जाता है, पूरी बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है हमको। ये आलम तब था जब समुद्र में लो टाइड थी। बीएमसी की सारी तैयारी और नाला सफाई के दावे धरे रह गए। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा, तो बीजेपी ने भी शिवसेना को निशाने पर लिया। मुंबई शहर पूछना चाहता है कि हर बारिश में यह रुक जाने वाला शहर, इस पर शिवसेना समाधान कब ढूंढेगी? पूरी तरह से इस बदहाली को शिवसेना जिम्मेदार है। उन्हें पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बहरहाल सुबह 10 बजे के करीब बारिश थमी और पानी उतरना शुरू हुआ। तब
तब मुंबई के जनजीवन ने फिर से एक बार रफ्तार पकड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का अनुमान है। हमारे जो 3 मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स है लाइक कोंकण एंड गोवा, मध्य महाराष्ट्र एंड मराठवाड़ा, खास करके कोंकण गोवा में अगले 5 दिनों में वेदर वाइड स्प्रेड रेनफॉल मिलने का संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में डे 1 को वाइड स्प्रेड मिलेगा, डे 2 डे 3 अगेन फेयरली वाइड स्प्रेड एंड डे 4 डे 5 अगेन रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाइड स्प्रेड रहेगा। मुंबई में बारिश से जल जमाव की समस्या पुरानी है। इसके लिए जगह जगह मोटर पंप लगाने के साथ इस बार भूमिगत टैंक भी बनाए गए, ताकि जब तक समंदर में पानी निकासी बंद होगी तब तक उन भूमिगत टैंकों में पानी भर सड़क पर जल जमा होने से रोका जा सके। लेकिन कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश ने उस पर पानी फेर दिया। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात करते हैं राजस्थान की, जहां की 3 सगी बहनों ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सफलता हासिल की है। ये तीनों बहनें हनुमानगढ़ जिले की हैं। वे कुल 5 बहनें हैं, जिनमें से 2 पहले से ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आ चुकी हैं। आज 5 बहनों का उनके गांव में भव्य स्वागत किया गया।